स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में राजस्थान की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था, उसमें राजस्थान में मानवीय संसाधनों के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में हम मानवीय संसाधनों का विकास का क्या स्तर है, इसके बारे में कुछ और जानकारी आज के वीडियो में प्राप्त करेंगे। जहां तक कि मानवीय संसाधनों का विकास है, जिसमें साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, बैंकिंग सुविधा, सामान्य रूप से इन चीजों को शामिल किया जाता है। तो देखिए, राजस्थान के बारे में हम देखेंगे तो राजस्थान में मानवीय संसाधनों का विकास पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साक्षरता की बात करते हैं, तो जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम साक्षरता की दृष्टि से देखें तो ओवरऑल 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का स्तर 66.1% है। अगर हम ये देखें कि ये साक्षरता का ओवरऑल स्तर सबसे अधिक किस जिले में है, तो सबसे अधिक साक्षर जिला राजस्थान का कोटा है, जहां साक्षरता का स्तर है 76.6। और अगर सबसे कम साक्षरता की हम बात करें तो राजस्थान का जालोर एक ऐसा जिला है जहां 2011 की जो जनगणना है उनके अनुसार लगभग 55% लोग ही साक्षर है, यानी 54.9%। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर कम है, शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर ठीक है। ग्रामीण सेक्टर में आज भी 61.4% ओवरऑल साक्षरता है, जबकि शहरी क्षेत्र में लगभग 80% के आसपास साक्षरता है, 79.7%। साक्षरता से तात्पर्य सामान्य रूप से वह व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक आयु का है और पढ़ लिख सकता है, उसको हम साक्षर मानते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसी प्रकार से अगर साक्षरता में हम पुरुष और महिला साक्षरता को भी देखें तो इसमें भी अंतर देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो सामान्य रूप से पुरुष साक्षरता की स्थिति हमारे यहाँ ठीक है, पर महिला साक्षरता की स्थिति तो पूरे भारत में, जो राजस्थान है वहां पर महिला साक्षरता की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। पुरुष साक्षरता में देखें तो राजस्थान की साक्षरता है 79.2% 2011 के डाटा के अनुसार। और अगर जिलावार हम देखें तो राज्य का झुंझुनू जिला पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सबसे अव्वल है। यहाँ के लगभग 87 यानी 86.9% पुरुष साक्षर है। और साक्षरता की दृष्टि से, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सबसे जो कमजोर जिले हैं उनमें हम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का नाम ले सकते हैं, जहां के लगभग 69.5% पुरुष ही साक्षर है। इसी प्रकार से महिला साक्षरता पूरे राज्य की हम बात करें तो 52.1% है, जो कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही निम्नतम स्तर पर है। इसमें भी अगर हम जिलेवार अगर हम महिला साक्षरता की स्थिति का अध्ययन करें तो राज्य का जो 12 जिला है वो महिला साक्षरता की दृष्टि से हाईएस्ट स्तर पर है। यहाँ की 65.9% महिलाएं साक्षर है, जबकि महिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे कमजोर जो जिला माना जाता है वो जालोर माना जाता है, जहां 2011 के अनुसार वहां की लगभग 38.5% महिलाएं ही साक्षर थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साक्षरता की स्तर जो राज्य में है वो बहुत ही कमजोर स्थिति राज्य की साक्षरता की दृष्टि से है। इसका मुख्य कारण है कि जब राज्य का गठन हुआ था 1956 में, उस समय राज्य में साक्षरता का स्तर बहुत ही कमजोर था, लगभग यहाँ पर 12% के आसपास ही साक्षरता थी। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा प्रारंभिक वर्षों में सरकार के द्वारा भी साक्षरता पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। साक्षरता के लिए कार्यक्रम चलाए गए, पर उसका क्रियान्वयन बहुत ही अधिक प्रभावित ढंग से नहीं किया गया। और सामान्य रूप से जो कार्यक्रम थे वो कागजों में ज्यादा सीमित रह गए। बाद में सरकार के द्वारा इस पर ध्यान दिया गया और साक्षरता का कार्यक्रम चला। वर्तमान में उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो उसके सुखद परिणाम आ रहे हैं कि साक्षरता की दर हमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है। सामान्य रूप से जो कन्या या जो बालिकाएं हैं उनको घर वाले स्कूल कम भेजना पसंद करते हैं, और बालिकाएं हमारी जो है घर में माता पिता के घरेलू कार्य है उनमें हाथ बटाती है।
उस वजह से भी हमारी साक्षरता के स्तर थोड़ा सा कमजोर है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो खानाबदोश है, जैसे गाड़ी लेलवार है या भेड़ चलाने वाले, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते रहते हैं। उनकी वजह से उनके बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये भी हमारे यहाँ साक्षरता के स्तर का बहुत कम होने का एक और कारण है। इसके अलावा बहुत सारे गांव ऐसे थे, अब तो हमने यहाँ काफी प्राइमरी स्कूल खोले हैं। प्रारंभिक स्तर में बहुत सारे ऐसे गांव थे जब प्राइमरी स्कूल भी नहीं थे और बच्चे गांव वाले सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को दूसरे गांव या नदी पार करके गांव है वहां पर स्कूल है वहां भेजना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ साक्षरता का स्तर कमजोर रहा है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ हमारे जो बालिका शिक्षा के प्रति जो परंपरावादी समाज है, ग्रामीण समाज है, वो थोड़ा सा बालिका शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है। इसकी वजह से भी हमारे यहाँ साक्षरता का स्तर कम रहा है। हम इस पर विस्तार से और चर्चा करेंगे जब शिक्षा और साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे, पर सामान्य रूप से साक्षरता की बात हमने बताई। इसके अलावा देखिए, जो मानवीय संसाधनों का विकास है उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में हम किसी राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार की है उसको 2-3 पैमानों पर हम दे सकते हैं। मातृत्व मृत्यु दर की क्या स्थिति है, शिशु मृत्यु दर की स्थिति क्या है, औसत आयु की स्थिति क्या है, उस आधार पर हम दे सकते हैं कि जो राज्य है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से किस प्रकार का है, कितने हॉस्पिटल्स है, कितने डिस्पेंसरीज है, कितनी जनसंख्या पर एक हॉस्पिटल है, उसके आधार पर भी हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, कुपोषण का स्तर कैसा है। तो यहाँ देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं को, अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो पूरे भारत में शिशु मृत्यु दर है 1000 शिशुओं पर 33 शिशुओं की प्रथम बर्थ, मतलब देखिए शिशु मृत्यु दर कहा किसे जाता है, वह शिशु जो पैदा होने के 1 साल के भीतर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। तो पूरे भारत में 1009 जन्म लेने वाले बच्चों में से 33 बच्चे ऐसे हैं जो पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में संख्या है 38। केरल जो कि एक साक्षर जिला है, शिक्षित जिला है, वहां पर शिशु मृत्यु दर 10 है। बिहार में राजस्थान से भी स्थिति थोड़ी सी विकट है, वहां पर बिहार में ये 35 है। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी राजस्थान से स्थिति थोड़ी गंभीर है, वहां पर शिशु मृत्यु दर की स्थिति 41 है। इसके अलावा पोषण की बात करें, पोषण से तात्पर्य बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इसके आधार पर हम देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पूरे भारत की अगर हम देखें तो 0 से 3 साल के बच्चों का अगर अध्ययन करें तो 28.4% जो बच्चे हैं 15-16 का जो डाटा है, पूरे भारत में 28.4% बच्चे कुपोषण का शिकार है। इनको कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां छोटे छोटे बच्चों को दोपहर का भोजन खिलाया जाता है ताकि वो गरीबी, उनके अगर माँ बाप गरीब है और वो उनको पौष्टिक भोजन प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों में इस प्रकार का पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है ताकि कुपोषण से मुक्ति मिले। इसके अलावा आयरन की खुराक भी बच्चों को दी जाती है, जो कि कुपोषण का एक मेन कारण जो होता है वो आयरन की कमी भी होता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुपोषण की समस्या भारत की तुलना में ज्यादा है। राजस्थान में 0 से 3 वर्ष की आयु में 44% बच्चे कुपोषण के शिकार पाए गए, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है। कुपोषण के अलावा बच्चों का कद है, जो उसकी आयु के हिसाब से कद है या नहीं है, जो जितना उसकी एज है उसके हिसाब से उसका वजन है या नहीं है, इस आधार पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं का और कुपोषण का मेजरमेंट किया जाता है। इन मापदंडों में भी राजस्थान भारत की औसत की तुलना में थोड़ा सा कमजोर प्रतीत होता है। इसके अलावा कुल प्रजनन की दर की अगर हम बात करें तो कुल प्रजनन की दर सामान्य रूप से यह माना जाता है कि महिलाएं जो होती है वो 15 साल से लेकर 49 ईयर्स तक एक बच्चे को जन्म दे सकती है। उस आधार पर इस अवधि में औसत रूप से महिला के कितने बच्चे होते हैं, इसको कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट की संज्ञा दी जाती है। तो ये देखिए 2011 में जो स्थिति थी वो थी 3, यानी औसत रूप से एक महिला के 3 बच्चे होते थे। इसका मतलब ये नहीं हर महिला के 3 बच्चे होते थे, किसी महिला के 1 बच्चा है, किसी महिला के 1 बच्चा भी नहीं है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 9 बच्चे हैं।
कुल मिलाकर औसत रूप से यहाँ 3 की स्थिति थी। 2016 में जो नया डाटा कलेक्शन किया है उसमें कुल प्रजनन की दर का कुछ डाटा सुधार हुआ है, 2.7 है। सरकार का लक्ष्य यह है कि 2021 तक इसको 2.1 तक लाया जाए। जो भी विकसित राष्ट्र है या राज्य जो विकसित है या साक्षरता की दृष्टि से बहुत उच्च श्रेणी के हैं, वहां पर कुल प्रजनन की दर 2.1% रहती है। तो राज्य सरकार का भी यह प्रयास है कि हमारे यहाँ पर भी जो प्रजनन की दर है उसको अतिशीघ्र हम 2.1% लाएं। बात करते हैं जैसे केरल में जो कुल प्रजनन की दर है वो 2.1% है। इसी प्रकार से जन्म दर, सामान्य रूप से जन्म दर जो है उसका जो आदर्श जन्म दर वो मानी जाती है 18 मानी जाती है। तो हमारे यहाँ जन्म दर अभी 2017 अभी रही है 24.1%, जबकि हमारा ये लक्ष्य है कि 2017 तक हम इसको 18 लाएंगे। कितना हम ला पाए कितना नहीं ला पाए यह हमारी 2021 की जो जनगणना के आंकड़े आएंगे उससे हमको सामने आएगा। इसके अलावा देखिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो संतति निरोध के लिए जो उपाय काम में लिए जाते हैं उनका जो सर्वे हुआ 2015-16 में, जिस सर्वे की पहले भी मैंने बात करी थी, फैमिली जो सर्वे हुआ उसमें देखिए हमारे यहाँ 40.7% महिलाओं ने नसबंदी का ऑपरेशन कराया था जिनके 2 बच्चे हो चुके थे। पर अगर पुरुष नसबंदी की बात करें तो केवल 0.2% जो पुरुष है वही नसबंदी के लिए आ गए हैं। इसके अलावा लूप लगाना यानी कॉपर टी में हमारा 1.2% महिलाएं लगाती है, 2.4% महिलाएं संतति निरोध के लिए गोली का प्रयोग करती है। इसी प्रकार से 8.7% जो पुरुष है वो कंडोम का प्रयोग करते हैं। ये डाटा 2015-16 की स्थिति है। देश राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इन समंकों में और भी सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा मानवीय सूचकांक में अगर हम देखें तो मानवीय सूचकांक में राज्य का स्थान जो जितने भी हमारे 28-29 राज्य उनमें 14वां स्थान राज्य का है, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत स्थिति हमारी बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती मानवीय विकास के हिसाब से। अगर हम जिलेवार देखें तो मानवीय विकास में राज्य का गंगानगर जिला वो है जहां मानवीय विकास की दृष्टि से बहुत उत्तम स्थिति है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जबकि डूंगरपुर एक ऐसा जिला है जहां मानवीय विकास की स्थिति बहुत ही गंभीर है। शिक्षा के आधार पर मानवीय विकास की बात केवल हम शिक्षा के देखिए ये ओवरऑल मानवीय विकास की बात करिए तो गंगानगर राज्य का सबसे बढ़िया जिला माना जाता है मानवीय विकास की दृष्टि से, और डूंगरपुर सबसे भ्रष्ट जिला माना जाता है। केवल इसके कई आधार है, शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, पोषण हो सकता है, क्योंकि मानवीय सूचकांक के कई आधार है। अगर केवल शिक्षा को आधार मानते हुए हम मानवीय सूचकांक का अध्ययन करें तो राज्य का कोटा जिला सबसे अधिक मानवीय सूचकांक में है, और राज्य का बांसवाड़ा जिला है वो शिक्षा की दृष्टि से कमजोर माना जाता है मानवीय सूचकांक में। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मानवीय सूचकांक को हम अध्ययन करें केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से तो राज्य का जो झुंझुनू जिला है उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा माना जा सकता है, और डूंगरपुर जिले का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे कमजोर माना जाता है। इसके अलावा आमदनी के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर हम देखें मानवीय विकास का सूचकांक तो राज्य का डूंगरपुर जिला एक बार फिर प्रथम स्थान पर आता है, क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जबकि राज्य का जो चूरू जिला है वो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण कि चूरू जिले का एक बड़ा भूभाग रेगिस्तानी होना भी हो सकता है। इसी प्रकार से जहां हमने ग्रामीण जनसंख्या की बात करी, धीरे धीरे हमारे यहाँ शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। आप 1901 से जनसंख्या का डाटा देखेंगे, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का डाटा देखेंगे तो राज्य में धीरे धीरे जनसंख्या का पलायन गांवों से शहरों की ओर हो रहा है। शहरों में कई प्रकार की सुविधाएं होती है, मनोरंजन सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, पेयजल की सुविधा है, कई प्रकार की सुविधाएं होती है जिसके चलते ग्रामीण जनसंख्या का आकर्षण शहरों की ओर होता है और धीरे धीरे जनसंख्या का माइग्रेशन होता है। तो यह देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य का कोटा एक ऐसा जिला था जहां सर्वाधिक 60.3% जनसंख्या जो थी वो शहरी जनसंख्या थी, जबकि डूंगरपुर राज्य का एक ऐसा जिला है जहां सबसे कम शहरी जनसंख्या है, केवल 6.4% लोग ही यहाँ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, बाकी 93.6% लोग वहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सरकार के द्वारा राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए काफी प्रयास किए गए।
इसके लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनकी चर्चा भी हम अपने इस वीडियो में करना चाहेंगे। सबसे पहले सरकार ने क्या किया कि पंचायती चुनाव में पंच सरपंच के लिए लड़ने के लिए, प्रधान के लिए जो है 15 जून 1992 से सरकार ने यह लगा दिया कि जिसके इस तारीख के बाद 2 से अधिक संतान होगी वो पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। अगर उसकी सेकंड संतान जुड़वा होती है तो उसको ये छूट प्रदान की गई है। बाकी सामान्य रूप से जो रोक लगा दी गई वो 15 जून 1992 से लगाई गई है। इसके अलावा सरकार के द्वारा महिला कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमारे यहाँ राजलक्ष्मी बॉन्ड भैरों सिंह सरकार ने तत्कालीन समय में 1992-93 में स्टार्ट किया, जिसके तहत जो कन्या के जन्म होने पर और उसके माता पिता की आयु 35 वर्ष से कम होने पर सरकार के द्वारा उसको राजलक्ष्मी बॉन्ड के रूप में प्रति वर्ष उस कन्या के नाम पर 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं जब तक कि कन्या 21 साल की नहीं हो जाती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा एक विकल्प योजना भी दी गई जनसंख्या नियंत्रण के लिए। पहले जो जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम था वो पूर्ण रूप से सरकारी सेक्टर में चलता था। इसके बाद विकल्प योजना के बाद प्राइवेट अस्पतालों को भी जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम में जोड़ा गया। इसके अलावा इसके अलावा हमारे राज्य राजस्थान ने अपनी सेपरेट जनसंख्या नीति की भी घोषणा करी। हमसे पहले आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। उसके बाद राजस्थान एक तीसरा ऐसा राज्य हुआ जिसने 20 जनवरी 2000 को अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की, ताकि राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर है जो तेजी से बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा हमारे यहाँ राज्य सरकार की नौकरियों में भी 2 से अधिक बच्चे होने वाले को उन नौकरियों से पृथक रखने के लिए भी एक कानून हमारे यहाँ लाया गया, जो कि 1 जून 2002 से प्रभावी है, जिसके तहत 1 जून 2002 के बाद जिस भी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं उसको सरकारी नौकरी करने के योग्य नहीं माना गया। और यदि कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उसके बाद उसके 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो उसको 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार की पदोन्नति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार का कानून सरकार के द्वारा लाया गया ताकि राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। तो इस जनसंख्या नीति में सरकार के द्वारा छोटा परिवार सुखी परिवार के नाम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक जो राज्य की जनता है वो समझे कि छोटा परिवार रहेगा तो हम लोगों को ठीक रहेगा। इसके अलावा इस जनसंख्या नीति में सरकार के द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2 बच्चों के जन्म के बीच में करीब 3 से 3.5 साल का अंतराल रहे। उसके लिए जो दंपति है उनको ऐसे संतति निरोध के तरीके बताए जाएं ताकि वह अपने 2 बच्चों में गेप कर सके। इसके अलावा परिवार केंद्रों की स्थापना की गई। पहले जो संतति निरोध के तरीके यानी नसबंदी ऑपरेशन आदि कराने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, कैश दिया जाता था। सरकार ने इस जनसंख्या नीति में उसको बंद कर दिया क्योंकि उसमें कई प्रकार के घोटाले हुए, जबरदस्ती किसी की नसबंदी करने की भी बात सामने आई है, या जितनी नसबंदी होती थी उससे ज्यादा बता दिया जाता था। इस प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने के लिए सरकार ने वर्तमान में ये सुविधाएं कर दी कि कोई नसबंदी कराता है तो उसको मेडिकल बीमा या कुछ और प्रकार की सहायता दी जाती है, नगद सहायता उसको बंद कर दी गई। इसके अलावा हमारे यहाँ जितनी भी माताएं हैं उनको सुरक्षित प्रसव हो उसके लिए दाई प्रशिक्षण सुविधा भी हमारे यहाँ प्रारंभ की गई। इस प्रकार से राज्य में मानवीय संसाधनों के विकास के लिए सरकार के द्वारा काफी हद तक प्रयास किए जा रहे हैं और इससे काफी स्थिति हमारे यहाँ सुधरी है। कुपोषण का स्थिति भी हमारे यहाँ सुधरी है। शिक्षा व साक्षरता का स्तर भी काफी सुधरा है। लोगों का रहन सहन का स्तर में भी परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे मानवीय संसाधनों के विभिन्न आयामों में हमने बहुत उल्लेखनीय प्रयास किया है। हमारी धीरे धीरे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। शिक्षा व राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राज्य मानवीय विकास संसाधनों की दृष्टि से एक विकासशील राज्य कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो आगे और आपको मिलते रहेंगे, तो आप इसको कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू।